चैप्टर का नाम लिखो जी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। नौ नंबर चैप्टर है। तो ऊंचाई और दूरी की बात करते समय इस चैप्टर में दो ही चीजें आएंगी, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, और बाकी तो लंब आधार पर पीछे पड़े ही हो। दो चीजें नहीं है इसमें। तो लिखेंगे हेडिंग उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन। हो गया ना? अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। हो गया? देखो, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हो गया ना, हमें अपनी हो गया ना, दृष्टि रेखा को क्षैतिज दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। क्षैतिज दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। तो हो गया ना, दोनों के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर उठाना पड़ता है तो दोनों के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। हो गया ना? हो गया? लिखो, अर्थात हम अपने ऊपर स्थित किसी वस्तु को, हम अपने से ऊपर लिखना, हम अपने से ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी दृष्टि रेखा जितने अंश के कोण पर ऊपर उठाते हैं, हो गया ना, वही उन्नयन कोण कहलाता है। तो देखो, अब यहाँ उन्नयन कोण से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जो उन्नयन कोण बनेगा वो हमारे से ऊपर स्थित वस्तु को देखने पर बनेगा। समझ गए? तो कहीं भी उन्नयन कोण की बात करना तो समझ जाना कि कोण के लिए नीचे से ऊपर जाना होगा। ठीक? तो अब देखो, मान लो
तुम्हारी आंख निकाल के यहाँ रख दिए हम, ठीक है ना। अब इसकी क्षैतिज दृष्टि रेखा ये है, क्षैतिज दृष्टि रेखा, हो गया ना। अब मान लो वस्तु जो थी तुम्हारी आंख से ऊपर थी, अर्थात एक चिड़िया थी जो यहाँ पे उड़ रही थी, इसको हमने वस्तु कह दिया ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको हमें देखना है तो ऐसे तो फिर देखते रहेंगे तो अपने आप को नीचे आएगा, को हमारे नीचे आ रहे हैं देख लेना तुम हमको, तो हमको अपनी नजर को ऊपर उठाना होगा। जैसे तुम्हारे गुरु जी जब डांटते हैं तो ऐसे करते हो ना, सर नीचे कर लेते हो, कहते हो ऊपर उठाओ। अब कितने अंश के कोण पर देखो, यहां था, यहां से हम इधर आए जी, ऐसे दिख रहा है ना। ये कोण कुछ नहीं तो क्या, थीटा तो बना है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम बता रखे हैं। तो ये जो कोण बना यही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर जो वस्तु को तुमने देखा, अभी तो कोई त्रिभुज नहीं बना है। अगर जो वस्तु है यहीं से हम एक लंबवत रेखा नीचे डाल दें, किस पर जी, क्षैतिज दृष्टि रेखा पर, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, बनता है ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंख है तुम्हारी और ये वस्तु है, और ये वाला जो कोण बना है कौन सा कोण है जी, उन्नयन कोण है। क्या है ये, क्षैतिज दृष्टि रेखा है, और ये तुम्हारी आंख की दृष्टि रेखा है जो तुमने ऊपर उठाया था। दिखाई दे रहा है ना, इस चीज को ध्यान देना है, तो नोट कर सकते हो। हाँ, 90 डिग्री पर नहीं हो सकती है। 90 डिग्री हो गया तो मामला ही कुल समाप्त हो गया था। नीचे दूसरी हेडिंग लिखो आप, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हो गया ना। तो देखो, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हो गया, हमें अपनी आंख की क्षैतिज दृष्टि रेखा को हमें अपनी आंख की दृष्टि रेखा को लिखना, हमें अपनी आंख की दृष्टि रेखा को आंख की दृष्टि रेखा को हो गया ना, दृष्टि रेखा को नीचे झुकाना पड़ता है। एक मिनट, दृष्टि रेखा को क्षैतिज दृष्टि रेखा से नीचे झुकाना पड़ता है। हमें अपनी आंख की दृष्टि रेखा को क्षैतिज दृष्टि रेखा से, हो गया ना, नीचे झुकाना पड़ता है। क्षैतिज दृष्टि रेखा से नीचे झुकाना पड़ता है, तो हो गया, दोनों के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। हो गया ना। अब देखो,
मान लो तुम खंभे चढ़ गए कूदने के लिए, ठीक है ना, तुम खंभे चढ़े कूदने के लिए, जमीन तो तुम्हारी यहाँ पे है, ये तल है किसका जी, पृथ्वी का। अब तुम चढ़ गए हो ऊपर, ठीक है, तुम्हारी यहाँ से यहाँ पे है इस बार, उसके बाद तुम्हारे पापा खड़े हैं यहाँ पे, अब तुम तो देख रहे थे सीधे, ये क्षैतिज दृष्टि रेखा थी, तब तक तुम्हारे पापा बुलाए, जब तुम देखे कौन बुला रहा है तो अपनी दृष्टि रेखा तुम्हें नीचे झुकानी पड़ी। तो जब देख रहे थे इधर झुकाए, इधर तो नीचे झुकाए ना, किस कोण पर, थीटा कोण पर। ये तुम्हारी आंख की दृष्टि रेखा हो गई क्योंकि तुमने झुकाया इसको, हो गया। अब एक बात बताओ, कहा कि तुम जिस खंभे पर चढ़े थे वो 10 मीटर ऊंचा था, तुम्हारे पापा खंभे से कितनी दूर खड़े हैं। अगर उसने ये सवाल दाग दिया तो क्या करोगे तुम। उसने तो दे दिया ये वाला और ये वाला, तुम कोण लिए हो ये वाला, इसको लेके अचार डालो। त्रिभुज है तुम्हारे पास ये, तो इसके लिए क्या अचार थोड़ी डालना है। किसी भी प्रकार से कोण हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तनिक देखोगे तो जब तुम खंभे पर चढ़े थे तो खंभा जमीन से सीधा था ऐसे, और तुम ऐसे देख रहे थे, और तुम्हारे पापा जमीन पे खड़े थे, जमीन भी एकदम समतल थी, खंभा ऐसे, ये जो खंभा था यहाँ पे 90 अंश का कोण बना था ना, और यहाँ भी तुम देख रहे थे 90 अंश के कोण पर ही सीधा देख रहे थे ना। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों इस पर लंबवत है ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और जब दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंबवत होती है ना, तो दोनों आपस में समांतर होती हैं। क्या होती है, समांतर। कहने का मतलब जो पृथ्वी का तल है और तुम्हारी क्षैतिज दृष्टि रेखा है, वो दोनों आपस में समांतर होंगी। क्या होंगी जी। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा ऐसे काट देती है, तो ये कोण और ये कोण, चाहे ये कोण और ये कोण, कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं। तो हमारे पास ये वाला है ना, तो इसका एकांतर कौन होगा, इधर वाला होगा ना, तो उसी को यहाँ लेके चले चलो तो कौन परेशानी। ये भी दोनों समांतर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सवाल में तुमको लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ हम बी कर दिए ना, यहाँ पे क्या कर दिए ए, यहाँ पे सी कर दिए और यहाँ पे डी कर दिए। तो पहले तो लिखेंगे अवनमन कोण, ठीक है ना। कौन सा नाम है जी इसका, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे और ऐसे ऐसे आके बना है ना, तो बी से ए गया, ए से डी आया, तो अवनमन कोण कोण बी ए डी बराबर कितना जी, थीटा। इसलिए ऐसे लिखना, इसलिए एकांतर कोण से हर सवाल में तुम्हें लिखना पड़ेगा एक बार, समझ रहे हो ना। हर सवाल में एक बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। एकांतर कोण से ई वाला जो कोण है, ई वाले कोण के बराबर होगा ना। पहले ई वाले कोण का नाम सी डी ए। जो देखो जो कोण है ना, उसका बिंदु बीच में होना चाहिए। तो जो तुम्हारा भी कोण है, इसके बीच में क्या है, यहाँ सामने डी है ना। अब डी को बीच में कर दिए, डी इधर आया कहाँ तक, और डी इधर गया कहाँ तक। मतलब एक किनारे सी लिख दो, एक किनारे ए लिख दो। ये कोण लिखने का तरीका होता है, समझ गए। अब ये बराबर था ऊपर वाले के ना, तो ऊपर वाले का बीच में था ए, इधर गया बी तक और इधर आया डी तक। मतलब बीच में लिखेंगे ए और इधर बी और इधर क्या डी, दोनों बराबर किसके हो गए, थीटा के। इतना लिख लेना, तब अपने त्रिभुज में आना कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब इसका थीटा निकाल के तुम खंभे पर खड़े हो, बता देना तुम्हारे पापा इतनी दूर है, कूद सकते हैं नहीं कूद सकते हैं। निकला जाए नीचे लोग ये उसका धोबो करेंगे, नोट कर लो।
कुल गणना कर लेना तब कूदना। देखो नीचे, हाँ, ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, देखो ऐसे लिखते चले जाओ, ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सर्वप्रथम हो गया, दिए गए सवाल के अनुसार, सर्वप्रथम दिए गए सवाल के अनुसार हो गया ना, वस्तुओं को बिंदु तथा रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करके, बिंदु तथा रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करके, हो गया, एक रेखा चित्र बना लेते हैं, एक रेखा चित्र बना लेते हैं, हो गया ना, और दिए गए कोणों को लिख देते हैं, और दिए गए कोणों को लिख लेते हैं, हो गया। कहने मतलब हमने यहाँ पे कहा कि वस्तुओं को बिंदु और रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करके। अब जैसे ये थोड़ी न कहा कि एक आदमी बिजली खंभे पे चढ़ा था, कूदने के लिए लगो या बिजली खंभा बनाने, बिजली खंभा नहीं बनाना है कि लगो उसमें कहो पहले गड्ढा खोदे, उसके बाद ऐसे बनाए, इसको ऐसे ऐसे बनाया जाए, इसमें तार और लगाया जाए, तब आदमी खड़ा किया जाए। आदमी और भी नहीं खड़ा करना है, तुमको बस एक लाइन खींच देनी है, मतलब ऐसे खींच दो और इसको लिख दो कि क्या है, ये खंभा है, बस हो गया। अब सिंगल हड्डी वाला खंभा है, और क्या हो गया ना। अब उसपे एक वस्तु रखी गई है, चाहे आदमी है खड़ा है, तो आदमी खड़ा है तो अगर आदमी की लंबाई दिया, ठीक है ना, तो यहां से एक पॉइंट लगाओ और कह दो यहाँ आदमी खड़ा है, ये आदमी हो गया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अगर आदमी की लंबाई की चर्चा सवाल में नहीं किया तो आदमी को बिंदु मान लोगे, मतलब आदमी छोटा हो गया, दब गया, समझ गए ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो इस हिसाब से तुमको बिंदु और रेखा का ही प्रयोग करना है, ज्यादा आकृतियां नहीं बनानी है, हमको केवल रेखा चित्र बनाना है, एक डायग्राम हमारे पास हो जाए, किस हिसाब से हमको सवाल को हल करना है, ठीक। और जो कोण दिया है कोण लिख दो, आगे लिखो, कहां तक लिखे, दिए गए कोणों को लिख देते, हो गया ना। तथा जो मान दिए गए हैं उनको भी लिख देते हैं, जो मान दिए गए हैं उनको भी लिख देते हैं, हो गया ना। तथा जो मान ज्ञात करना होता है, तथा जो मान ज्ञात करना होता है उन्हें किसी चर पद, उन्हें किसी चर पद कोष्ठक में, जैसे यक्स वाई या यच, यक्स वाई या एच आदि आदि। यच है मतलब ऊंचाई रहता है तो हमेशा उसको यच ही मानते हैं, मानने को तुम कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो। उसके बाद यक्स वाई सामान्यतः हम आधार को मानते हैं, यच1 यच2 भी मान सकते हैं, दो दूरियां आ गई तो, ठीक है ना, यक्स1 यक्स2 भी मान सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया हम दूसरा चर ही मान लेते हैं, क्या जरूरत है यच1 यच2 करने की, पता चला एक भूल के दो बना दिए, दोनों जोड़ लिए, ठीक है ना। क्या लिखे, आदि, हो गया ना। मान लेते हैं,
मान लेते हैं। हो गया ना? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अब सवाल में जितने चर पद, अब सवाल में जितने चर पद मानते हैं, हो गया? मानते हैं, उतनी बार समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। उतनी बार समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। जैसे अगर एक ही चर पद माने हो तो एक त्रिभुज से काम चल जाएगा, दो चर पद माने हो तो दो त्रिभुज लेना ही पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है एक ही त्रिभुज को दो बार लेना पड़े, या हो सकता है कि दोनों त्रिभुज अलग अलग हो। ठीक है ना? ये भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज बना इसमें ऐसे, ठीक है ना? अब देखो, ये कह दिया तुम खंभे पर खड़े थे, उसकी भी ऊंचाई बताओ, और खंभे से तुम्हारे पापा कितनी दूर थे इसकी भी ऊंचाई बताओ, और तुम जो हो अपने पिताजी से इस समय 10 मीटर की दूरी पर हो, और जो कोण था वो 30 अंश का था। तो त्रिभुज तो एक का ही बनाना है, लेकिन फिर भी इसमें तुमने दो चर पद मान लिए, एक यक्ष और एक वाई। दिखाई दे रहा है ना? तुमने एक यक्ष माना और एक वाई माना, मतलब दो बार ही मान लिया। तो इसी त्रिभुज को दो बार लेना पड़ेगा तुम्हें। समझ गया ना? अर्थात एक बार इसी त्रिभुज को लोगे तो वाई निकालोगे, एक बार इसी त्रिभुज को लोगे तो क्या निकालोगे? एक्स निकालोगे। ऐसा समझ में? ये ध्यान देना। हो गया ना? तो ये चीज को ध्यान देना। अब ऐसे भी बन सकता है, मान लो त्रिभुज ऐसे बन जाए, ऐसे, इधर कोण 30 अंश दे दिया और इधर कोण 60 अंश दे दिया, और ये दूरी कितना दे दिया? 10 दे दिया। इसकी ऊंचाई यच हो गई और इसकी ऊंचाई मान लो, एक तो यच मान लो तो इसको क्या मान लो? यच। तो तुमने दो चर पद इसमें भी माने हैं ना? अब ये वाले का ये त्रिभुज बना है और ये वाले का ये त्रिभुज बना, तो इसमें दोनों त्रिभुज अलग अलग बन गए ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि जितना चर पद मानोगे उतनी बार समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही समकोण त्रिभुज उतनी बार लेना पड़े, या अलग अलग समकोण त्रिभुज उतनी बार लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है। एक ही समकोण त्रिभुज दो बार लेना पड़ सकता है, या दोनों समकोण त्रिभुज अलग अलग बनेंगे उनको भी लेना पड़ सकता है। समझ गए ना? ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है। तो कहां तक लिखे जी? उतनी बार समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। हो गया ना? कोष्ठक में लिख लो, कोष्ठक में चाहे एक ही समकोण त्रिभुज उतनी बार लेना पड़ सकता है, चाहे एक ही समकोण त्रिभुज उतनी बार लेना पड़ सकता है, या सभी समकोण त्रिभुज अलग अलग हो सकते हैं, या सभी समकोण त्रिभुज अलग अलग हो सकते हैं, या सभी समकोण त्रिभुज अलग अलग हो सकते हैं, या सभी समकोण त्रिभुज अलग अलग हो सकते हैं। हो गया ना? नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। अब प्रत्येक समकोण त्रिभुज में, प्रत्येक समकोण त्रिभुज में, प्रत्येक समकोण त्रिभुज में, हो गया ना, दिए गए कोण का, दिए गए कोण का, दिए गए कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कोष्ठक में लिख देना साइन कॉस या टेन, साइन कॉस या टेन,
साइन कॉस या टेन। हो गया जी। दिए गए कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कोष्ठक में क्या लिखे, साइन कॉस या टेन। हो गया ना। लेते हैं और उसका सूत्र लिखकर हो गया ना। उसमें दी गई भुजाओं की लंबाइयां रखते हैं, तथा अज्ञात मान ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना। चलो बस चर्चा हो गई इसकी। पढ़ लेना एक बार, घर से कोशिश करो आज एक बार फिर से, तब अगले दिन शुरू करेंगे। अब इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब मान के चलो 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब 2-3 सवाल समझा देंगे इस पे तो अपने आप लगाने लगोगे तब।